सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञानम गुरु रवि को और लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाएं सबसे पहले। अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रवि मिश्रा। आज मैं आपके लिए थोड़ा सा हटके, क्योंकि आज तक मैंने आपको संस्कृत के अनुवाद को बनाना सिखाता था, आज से इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता था कि सर इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ बताएं, इंग्लिश ग्रामर चैप्टर को पूरा करें। तो आज आपके सामने लेके आया हूं इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस, जिसमें आप सीखेंगे शुरुआत से जीरो से हीरो बनाने तक का फॉर्मूला। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज जो शुरुआत में मैं आपको बताने वाला हूं वो शुरुआत होता है एक्सिलरी वर्ब से, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपके पास एक्सिलरी वर्ब और टेंस का अगर नॉलेज है तो आप 70% जो ग्रामर है, स्पोकन ग्रामर जिसको कहते हैं, ट्रांसलेशन वाली जो ग्रामर कहते हैं, जिसमें आप अनुवाद बनाना सीखते हैं, आसानी से सीख जाते हैं। अगर चीज़ों को आप दोनों को अगर बहुत अच्छे से मगअप कर लेते हैं, डेफिनेटली यू विल बी द हीरो। बिकॉज in this topic, auxiliary verb and tense, auxiliary verb and tense will make you sure that you can translate into English is a very easier way. Okay, then now we will start right now. Okay, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं auxiliary verb की। तो देखिए auxiliary verb होता क्या है, पहले समझिएगा कि auxiliary verb क्या है। जिसको आप auxiliary verb बोलते हैं उसी को हम बोल सकते हैं helping verb भी, helping verb भी। जैसा कि इसके नाम से ज्ञात है कि हेल्पिंग का मतलब हेल्प करता है, यानी कि मेन वर्ब को ये हेल्प करता है। तो मैं आपको बताऊंगा एक्सिलरी वर्ब यूज कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है क्या या एक्सिलरी वर्ब है क्या। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक्सिलरी वर्ब देयर आर 24 टाइप्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब, दैट इज शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, नीड, मस्ट, आउट, ये 12। और इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, बी, यानी कि कुल मिला के 24 हुए। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, बी, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, नीड, मस्ट, आउट। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप अप लेवल में जब जाएंगे तो यही एक्सिलरी वर्ब जो है बदल जाता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब में। मॉडल एक्सिलरी वर्ब जिसमें क्या होता है, 12 में से 2 को हटा दिया जाता है, डेयर और नीड को हटा दिया जाता है, तो आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब में आ जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं कि एक्सिलरी वर्ब कितने हैं। तो देयर आर मैं लिखता हूँ THERE, there are 24 types of auxiliary verb, that is, जो मैं बताया था, shall, should, will, would, can, could, may, might, dare, need, मस्ट और आउट। ओके, अब ये देखिए, अगर मैं बात करूं तो ग्रुप ए में कितने हुए, 12 हुए। जूम करके दिखा दीजिए। ग्रुप ए में 12 हुए। अब ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी तो ये हो जाएगा इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड और बी। आसान तरीके से इसको याद करने का एक सूत्र मैं देता हूं आपको। हैव, डू, बी, याद कर लीजिए। हैव, डू, बी, 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 हैव, डू, बी। देखिए हैव का मतलब हुआ यहाँ पे हैव, कौन कौन हो जाएगा, हैव, हैज और हैड। डू से जाएगा डू, डज, डिड और बी, डू, डज, डिड। और यहाँ बी से जाएगा इज, एम, आर, वॉज, वेयर और बी। देखिए कुल मिला के यहाँ पे देखिए 12 हो गए होंगे। तो हैव, डू, बी याद कर लेंगे, ये याद हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, नीड, मस्ट, आउट। ओके, तो अब हम शुरुआत करते हैं कि कैसे। पहले समझते हैं हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। सपोज दैट अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई एम गोइंग, एक लिखता हूं आई एम अ बॉय। तो यहां पे देखिए इन दोनों में ये जो एम है, दोनों में एम सेम दिख रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या हो जाएगा। यहां पे देखिए आई के बाद एक्सिलरी वर्ब के बाद भी एक वर्ब दिया हुआ है, यानी ये है मेन वर्ब। जब मेन वर्ब को असिस्ट करे, जो मेन वर्ब को हेल्प करे, उसे हम एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, यानी इसी को हम ये
हेल्प कर रहा है, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो उसमें इज एम आर प्लस V4 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए यहाँ पे एम आया है, इसलिए यहाँ पे इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। लेकिन वही दूसरे कंडीशन में मैं अगर बात करता हूँ आई एम अ बॉय, यानी कि यहाँ पे देखिए नाउन है, अ बॉय क्या है, नाउन है, इसको कोई हेल्प नहीं करने आ रहा है, बल्कि इसके बिना अगर वो लिखता हूँ आई ए बॉय लिखता हूँ तो यह पूरी तरह से गलत हो जाता। इस वाक्य को पूरा करने के लिए हमें एक एक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत पड़ी, एम अ बॉय। तो यहाँ पे जो एक्सिलरी वर्ब है एम, ये हेल्पिंग वर्ब ना हो करके यह मेन वर्ब की तरह काम करता है। तो इन दिस कंडीशन हियर एम इज हेल्पिंग वर्ब, बट इन दिस सेंटेंस एम इज a main verb, is a helping verb and main verb। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे आप कि यहाँ पे m जो है वह मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे जो m है वह हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो जो हेल्प करता है, मेन वर्ब को जो हेल्प करता है हेल्पिंग वर्ब, और नाउन या प्रोनाउन को अगर क्या उसके नाउन या प्रोनाउन के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब आता है वहाँ पे उसको मेन वर्ब के रूप में जानते हैं। चलिए हम इसको मिटाते हैं। आगे हम क्या कहते हैं, आपको सिखाते हैं कि कहाँ पे किन चीज़ों का प्रयोग होता है। तो हम एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे शुरुआत में आप, मुझे लगता है कि बहुत बेसिक से लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। आप इज़ का प्रयोग जानते होंगे, एम का प्रयोग जानते होंगे, आर का प्रयोग जानते होंगे, वॉज का प्रयोग जानते होंगे, वेयर का प्रयोग जानते होंगे, हैव, हैज़ और हैड का भी प्रयोग जानते होंगे। डूज, डज और डिड जो है मैं आपको आने वाले क्लासेस में बताऊंगा। इसका वो टेंस जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम डू, डज, डिड को बहुत ही विस्तृत ढंग से बताएंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ग्रुप ए से शुरुआत करना चाहता हूँ। तो आज की जो क्लास होगी वह ग्रुप ए के लिए होगी। ग्रुप ए, ग्रुप ए में क्या है, यूज ऑफ, सबसे पहले देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ शैल एंड विल। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं, यूज ऑफ शैल एंड विल, शैल एंड विल। तो चलिए शुरुआत में हम बताते हैं कि शैल और विल का, जो शैल और विल जो होता है उन दोनों का अगर हिंदी मीनिंग अगर आपको पूछा जाए या बोला जाए तो ये फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस के लिए आता है और इसका हिंदी होता है गा गे गी। आप भी पढ़ेंगे गा गे गी को फ्यूचर जानो, तो गा गे गी जो होता है। अब प्रयोग में अगर हम लाना चाहेंगे, सेल लगता है आई के साथ और वी के साथ, ही ना जनरल कंडीशन वी विल अप्लाई शेल विद आई एंड वी, एंड हियर इफ anyone tell you that where we can apply will, then you can say that with the subject of he, she, it, name and names and also they. Okay, here we can apply with this these subjects. Okay, suppose that if I am writing a sentence that I shall go and you will come, इसका मतलब क्या होगा, I shall go and you will come, इसका मतलब होगा I shall go, मैं जाऊंगा, और you will come मतलब तुम आओगे। अब एक कंडीशन यहाँ आता है, आई के साथ सेल लगा। अब उसी तरह को पूछता है हम लोग खाएंगे तो क्या होगा, वी शैल ईट। तुम पढ़ोगे क्या होगा, यू विल रीड। जैसे तुम पढ़ोगे, तुम नाचोगे और हम लोग पढ़ेंगे। तुम नाचोगे तो होगा यू विल, क्योंकि यू के साथ क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पे यू के साथ क्या लग रहा है, यहाँ पे यू छूट गया, मैं लिख देता हूँ, यू के साथ क्या लग रहा है, विल, तो यू विल डांस। और इसमें क्या चलेगा, हम लोग पढ़ेंगे क्या होगा, हम लोग, तो वी, तो फिर देखेंगे वी के साथ क्या लगता है, आई, और वी के साथ सेल लगता है, तो वी शैल। पढ़ेंगे तो हो जाएगा रीड। एक बात आपको हमेशा जो याद रखना पड़ेगा कि आप कंफ्यूज ना हो, मैं पहले बताना था मुझे, लेकिन अभी बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, अभी शुरुआत ही हुआ है। हमेशा एक्सिलरी वर्ब के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। एक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा, जितने भी एक्सिलरी वर्ब हैं उसके साथ अगर हम प्रयोग करेंगे तो वर्ब का पहले रूप यानी V1 का प्रयोग करते हैं, एक्सिलरी वर्ब प्लस V1। बट हियर इज ए कंडीशन,
when anyone tell you that what is the initial difference between I will go and I shall go? Okay, that means if I am writing I will go, that if that it is wrong, as it is, this sentence is wrong? No, this is not a wrong sentence. Definitely you can say that if I am telling you that I will go and I shall go, there is something difference between these two types of sentences. When we will try to speak that I will go, that means here possibility is 100%. But if anyone tell you that I shall go, that means here is possibility is only 50%. On that condition, how can I think that where we can apply shall or will? Definitely apply if anyone write I shall go and if anyone write I will go, then that means what? Is this wrong? Is this wrong? No, this is not wrong sentence. Definitely it would be. Okay, shall, अगर कोई बोलता है I shall go, suppose that नीतीश मुझे बोलते हैं कि सर tomorrow is my birthday, that's why sir you should come. On that condition, if I am telling that yeah I shall come or I will come, then नीतीश क्या सोचेंगे उस समय? नीतीश सोचेंगे अगर मैं बोलता हूँ I shall go, इसका मतलब होता है कि सर आने की जो सर की संभावना है वह 50% है। कितना परसेंट है? 50%। और वही बोलता हूँ आई विल गो, इसमें आने की संभावना 100% हो जाता है। यानी कि क्या समझे कि अगर जिसके साथ सेल लग रहा है उसके साथ अगर विल लगा दिए और जिसके साथ अगर विल लग रहा है उसके साथ अगर शेल लगा दिए तो वो सीधा सीधा असर हो जाता है सेंटेंस पर, वह निश्चितता को दिखा देता है। देख लीजिए, अगर आई शैल गो इसका मतलब होगा मैं जाऊंगा, इन अ जनरल सेंटेंस, इन अ जनरल रूल। वहीं पे आई विल गो की बात करता हूं तो वहीं पे बात हो जाएगी मैं अवश्य जाऊंगा, मैं ज़रूर जाऊंगा या मैं पक्का जाऊंगा। यहां पे अगर कोई लिख देता है यू विल गो और यू शैल गो, तो क्या ये गलत है? यू शैल गो तो पहले सेंटेंस को तो देख के बोलेंगे सही है, दूसरे सेंटेंस को देख के बोलेंगे गलत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप सेंटेंस को उल्टा करके लिखे, यानी कि शैल का प्रयोग विल के साथ और विल का प्रयोग शैल के साथ कर लिए हैं, तो इसका अर्थ हो जाता है निश्चितता का बोध कराएगा। ये भी सही है। यू विल गो का मतलब होता है तुम जाओगे, तुम जाओगे, और यू शैल का प्रयोग गो का मतलब होगा तुम जरूर जाओगे, तुम पक्का जाओगे, तुम निश्चित जाओगे, तुम पक्का जाओगे। चलिए, यहां पे मुझे लगता है किसी भी तरह से आपको शैल और विल का प्रयोग में कहीं भी किसी तरह से कोई गलतियां अब नहीं होंगी, क्योंकि बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे कि शैल का अर्थ क्या होता है, विल का अर्थ क्या होता है, शैल कहाँ लगता है, विल कहाँ लगता है, शैल को हम किस कंडीशन में लगाएंगे, विल को किस कंडीशन में लगाएंगे। अगर शैल और विल को उल्टा करके लगाएंगे तो इसका क्या अर्थ जाएगा। पॉज कर दीजिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसके कारण मैं काम करता हूं कि आज इस वीडियो में शैल और विल का प्रयोग मैं रहने देता हूं। अगले वीडियो में बताऊंगा शैल विल को छोड़ के अन्य ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग को।